हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। एसएससी एमटीएस 2025 के लिए दोस्तों मैं आप सबके लिए मैराथन एजुकेटिव आधारित मॉक टेस्ट करवा रहा हूं, है ना। तो दोस्त आज डे 13 है और आप सबको मैं सूचित कर दे रहा हूं दोस्तों, एसएससी एमटीएस का वैकेंसी 8000 से भी अधिक हो चुका है ना। तो दोस्तों आइए आज के इस क्लास में आप सबके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से मॉक टेस्ट करवाने वाला हूँ, है ना। तो अगर मैं पहला क्वेश्चन की बात करूँ साथीगण की कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ना, मध्य प्रदेश का खजुराहो मंदिर और इसी के साथ अयोध्या का जो राम मंदिर है ना, किस शैली के मंदिर वास्तुकला के उदाहरण के रूप में है। आपके एग्जाम में दोस्तों हमेशा मंदिर और उनके शैली से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपके एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, कि कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसी के साथ खजुराहो मंदिर और इसी के साथ आपके जो राम मंदिर है, ये तीनों की तीनों जो मंदिर है ना, सो कौन से शैली से संबंधित है, आप सभी को आंसर करनी है ना। अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं तो नागर शैली आ जाएगा, जो आप सभी साथीगण से रिक्वेस्ट करता हूं याद रखिएगा। लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट, चाहे जितने भी नागर शैली से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, आप सभी को याद रखना है कि खजुराहो की जो मंदिर है ना, जैसे कि कंदरिया महादेव मंदिर, आपकी ये नागर शैली से संबंधित है। याद रखिएगा साथीगण, आपके एग्जाम में हमेशा शैली से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी के साथ जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है ना, ये भी आपकी नागर शैली से संबंधित है। तो ये दोनों के दोनों मंदिर एटलीस्ट याद रखिएगा, आपके एग्जाम आपके एसएससी में दोस्त बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। इसी के साथ अगर मैं द्रविड़ शैली से संबंधित मंदिर की बात करूं तो वहाँ पे बृहदेश्वर मंदिर जो कहाँ पे स्थित है, तो तंजावुर में स्थित है। इसी के साथ मीनाक्षी अम्मन मंदिर जो आपके मदुरई में स्थित है, और इसी के साथ हौसलेश्वर मंदिर जो आपके हेलू विड या फिर हेलो बिद के नाम से जाना जाता है ना। ये तीनों की और चारों मंदिर दोस्तों आपके द्रविड़ शैली से संबंधित है। तो आप सबको, अगर आपको क्वेश्चन के अलावा इस तरीके से एक्सप्लेन के साथ दोस्तों आपको एसएससी एमटीएस के लिए मॉक टेस्ट चाहिए, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है साथीगण वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। अच्छा आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। अगला क्वेश्चन साथीगण है कि जब फसल कटाई होती है तब जवारा नृत्य जो कि किस राज्य में किया जाता है। आपके एग्जाम में देखो हमेशा लोक नृत्य और फेस्टिवल से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। आप सबके साथीगण ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ तो मध्य प्रदेश आ जाएगा, और मध्य प्रदेश में जवारा नृत्य जो कि सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन आपके एग्जाम में इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि अब तक आपके मध्य प्रदेश में जो भी लोक नृत्य पूछा गया है, जिसमें से जवारा, मटकी, फूलपाती, गिरदा और इसी के साथ नौटंकी और राई, ये सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोक नृत्य के नाम है। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ याद रखिएगा, है ना। इसी के साथ हरियाणा से भी बहुत बार आपकी एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें से धमाल, झूमर, लूर, डा, फाग और गुग्गा, खोरिया और घूमर, ये सभी के सभी दोस्त नाम याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। साथीगण अगला क्वेश्चन आने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है। अगर आप एसएससी एमटीएस 2025 की एग्ज़ाम देने जा रहे हो, जीके जीएस में आपका वीकनेस है, तो मैं आप सबके लिए टॉपिक वाइज करके दोस्त एक ई बुक बनाया हूं, जो आपके एसएससी एमटीएस 2021 से लेकर 24 में जो भी पेपर हुआ था उनसे एक एक क्वेश्चन को छांट छांट कर टॉपिक वाइज करके मैं आप सबके लिए कंटेंट बनाया हूं। अगर अपने कमियों को दूर करना चाहते हो और इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो एसएससी एमटीएस में, तो दोस्त इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से जुड़िएगा। 1000 क्वेश्चन है, बाइलिंगुअल फॉर्मेट में बनाया गया। अगर मैं क्वेश्चन में किस प्रकार से क्वेश्चन डाला गया आप ये देख सकते हैं, बहुत ही सिस्टमैटिक और बहुत ही फ्रेश फ्रेश दोस्तों क्वेश्चन डाला गया। आप सबसे मैं उम्मीद करता हूँ अगर अपने आपको कमियों को दूर करना चाहते हो ना, तो इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से जरूर जुड़िएगा। बहुत साथीगण लेकर पढ़ाई कर रहा है ना। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो इस टेलीग्राम चैनल में जोश एग्जाम मैग्नेट में जुड़िएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ साथीगण की, जो मालगुड़ी पर आधारित कौन सा उपन्यास है। आपके एग्जाम में आपके द गाइड, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ट्रेन टू पाकिस्तान, मालगुड़ी डेज, ये इन चारों पुस्तक एसएससी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो आप सभी को बताना है कि जो मालगुड़ी पर आधारित कौन सा उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 3 का आपको आंसर बताना है। अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ तो द गाइड आ जाएगा, है ना। द गाइड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको अरुंधति राय से संबंधित इंपॉर्टेंट पुस्तक, जैसे कि अगर मैं कहूँ तो आपको याद रखने की द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी के लिए इसे बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
जो आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है ना। इसी के साथ द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो अरुंधति राय जी के द्वारा लिखा गया है ना। इसी के साथ आर के नारायणन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वामी एंड फ्रेंड, द इंग्लिश टीचर, द गाइड, जो बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी के साथ मालगुड़ी के आदमखोर, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया ना। द वेंडर ऑफ स्वीट्स, ये सभी के सभी नाम आपको आर के नारायणन से संबंधित पुस्तक याद रखनी है ना। अगर दोस्तों मैं आप सबसे पुनः कह रहा हूँ, अगर आप सबको क्लास अच्छा लग रहा है, मेरे पढ़ाने का तौर तरीका आपको अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन के साथ अगर आपको इसी तरीके से एक्सप्लेन करके चाहिए, तो क्लास को लाइक करना और एग्जाम तक साथीगण चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसने मौर्यकालीन भारत की यात्रा और अनुभवों के आधार पर इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। साथीगण एक एक क्वेश्चन मैं आपकी एग्जाम ओरिएंटेड लाया हूँ, आपके एग्जाम का क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो फटाफट दोस्त कमेंट करो, है ना। अगर मैं कहूँ साथीगण की जो इंडिका नामक पुस्तक है ना, सो किसके द्वारा लिखा गया है, तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी है ना, मेगास्थनीज इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्त इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आप सभी को जितने भी आपके विदेशी यात्री किनके कार्यकाल में आया, आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आइए दोस्तों रिवीजन करते हैं। अगर मैं कहूँ कि मेगास्थनीज जो है ना, सो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में कौन सी विदेशी यात्रा आया था, तो मेगास्थनीज आया था। अगर मैं थॉमस रो तथा विलियम हॉकिंस की बात करूँ, तो ये जहांगीर के शासन काल में आया था। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, है ना। ये थॉमस रो और विलियम हॉकिंस किसके दरबार राजों के शासन काल में आया था, तो जहांगीर के शासन काल में आया था। इसी के साथ फ्रांसीसी यात्री बोर्नियर और आपके टेवरनियर किनके शासन काल में आया था, तो शाहजहां के शासन काल में आया था। ये सभी के सभी पॉइंट याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। साथीगण क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर मैं कहूँ क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, तो आपके सिक्किम आ जाएगा, है ना। आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और ये सभी क्वेश्चन टीसीएस का पूछा गया है ना, और वाकई में बहुत बढ़िया कंटेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगर मैं कहूँ साथीगण कि नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो सिक्किम इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन साथीगण में सिक्किम के अलावा और भी, चाहे जम्मू कश्मीर और लद्दाख से संबंधित जो जिला जो कि खारदुंग ला दर्रा और इसी के साथ काराकोरम दर्रा, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूँ, तो रोहतांग, सिपकिला और बारालाचा दर्रा बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया आप सभी के एग्जाम में, तो याद रखिएगा रोहतांग, सिपकिला और बारालाचा, ये तीनों की तीनों दोस्तों हिमाचल प्रदेश से जो कि संबंधित दर्रा है ना। अगर मैं उत्तराखंड की बात करूँ, तो लिपुलेख, माना और नीति दर्रा, है ना। इसी के साथ सिक्किम में आपके जो क्वेश्चन पूछा था नाथुला और जेलेपला। इसी के साथ अरुणाचल प्रदेश से भी याद रखिएगा बॉमडिला और दीपू दर्रा, ये सभी के सभी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट दर्रा है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको क्लास अच्छा लगता होगा। अगर साथीगण आप सभी को अच्छा लग रहा है, तो बस आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, फटाफट लाइक करो, है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ साथीगण की पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य से स्थित है। आपके एग्जाम के लिए मैं एक एक क्वेश्चन को सिस्टमेटिक तरीके से हर एक टॉपिक को कवर करके मैं करा रहा हूँ, है ना। अगर वाकई में आप सबको क्लास अच्छा लगे ना, तो बस इसी के साथ रोजाना दोस्त जुड़िएगा, जो कि 10 AM पे मैं आपको वीडियो अपलोड कर ही दूंगा, है ना। पहले मैं लाइव चलाया करता था, लेकिन लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया, तो मैं दोस्त चलो कि यार की रिकॉर्डेड ही डाल देता हूँ, है ना। जिसको पढ़ने का रहेगा आराम से रिकॉर्डेड पढ़ना, है ना, क्योंकि लाइव में डिस्टर्बेंस भी बहुत हो जाता है, कमेंट किया ये वो, तो मतलब इसलिए मैंने सोचा कि चलो आपको रिकॉर्ड ही पढ़ा देता हूँ, है ना। तो पन्ना की बात करूँ, तो मध्य प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो आप सभी को याद रखनी है। लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से आपके जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ पे है, तो आप सभी को याद रखनी है उत्तराखंड में। लेकिन भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान की बात करूँ, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि आप सभी साथीगण से रिक्वेस्ट करता हूँ याद रखिएगा। अगर मैं दुधवा की बात करूँ, तो उत्तर प्रदेश में, नामदफा की बात करूँ, तो अरुणाचल प्रदेश में, बांदीपुर की बात करूँ, तो कर्नाटक में, साइलेंट वैली की बात करूँ, तो केरल आ जाएगा। ये सभी के सभी आप सबको याद रखनी है साथीगण, आपके एग्जाम में इनसे बाहर राष्ट्रीय उद्यान क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। आप एसएससी का पेपर उठा लो, लगभग शिफ्टों में आपको यही सब नाम दिखेगा, है ना। मैं वही एक्सप्लेन लाता हूँ आपके लिए, जो आपके एसएससी एमटीएस हो या फिर एसएससी सीजीएल हो या फिर एसएससी एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट जो कि इन्फॉर्मेशन पूछा गया, मैं वही आपको क्वेश्चन के माध्यम से करवाता हूँ, है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत भारत में
किस राज्य से हुई थी? आपके एग्जाम में देखो पंचायती राज हो, नगर पालिका से संबंधित चाहे आर्टिकल हो चाहे संशोधन हो, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पे आंसर आप सभी को बताना है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है सो कहाँ से शुरुआत हुआ था। तो राजस्थान के नागौर से शुरुआत है, जो आप सभी को याद रखनी है। पंचायती राज से संबंधित आप सभी को याद रखनी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में आया था, जो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ना, हमेशा हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, इसी के साथ आप सभी को 74वां संविधान संशोधन अधिनियम भी याद रखिए, जो कि आपके नगर निगम से संबंधित है और ये भी 1992 में आया था। लेकिन दोस्तों आपको ये भी याद रखनी कि पंचायत राज व्यवस्था तो राजस्थान के नागौर से शुरू हुआ था। लेकिन अगर पूछे कि दूसरा ऐसे कौन से स्टेट में जाके शुरू हुआ था, तो वहाँ पे आंध्र प्रदेश आ जाएगा, है ना। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन दूसरा वाला जो कि पंचायती राज व्यवस्था से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि अंग बंगाल मूवमेंट किसके नेतृत्व में चला था, आपके एग्जाम में समाज, संस्थापक और इनसे संबंधित डेट हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप सबको दोस्तों मैं पूछ रहा हूँ कि अंग बंगाल मूवमेंट किसके नेतृत्व में चलाया गया था। देखो, अगर राजा राम मोहन राय के बारे में आपने सुना होगा, तो राजा राम मोहन राय कभी भी अंग बंगाल मूवमेंट से संबंधित नहीं था। अगर मैं बात करूँ हेनियर विवियन डेरोजियन, अगर मैं बात करूँ सैयद अहमद खान और अगर मैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये चार ऑप्शन में क्या आंसर आ जाएगा फटाफट दोस्तों मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ कमेंट करो, है ना। अगर आपको साथीगण आंसर पता भी होगा ना, तो एक बार कम से कम ऊंची आवाज़ में आंसर देना, है ना, ताकि उनसे ये भी होगा कभी कभी आप अगर जब बाद में भी पढ़ोगे ना, तो आपका दोस्त जिभिया या फिर आपका माइंड तुरंत रिएक्ट कर जाएगा, है ना, कि अंग बंगाल मूवमेंट से किससे संबंधित था, तो हेनरी विवियन डेरोजियो आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा तरीका होता है क्वेश्चन, देखो आंसर अगर आपको पता है तो थोड़ा सा आवाज़ से आप आंसर दिया करो, है ना। आपको कमेंट में लिखना नहीं है, आपको थोड़ा सा आवाज़ से देखो दो, ताकि जब बाद में भी अगर क्वेश्चन देखोगे ना, तो आपको तुरंत माइंड आपका रिएक्ट करेगा, है ना। ये मेरा ओपिनियन है, मैं आपको बताऊं, अगर आपको अच्छा लगे तो बढ़िया, नहीं तो आपको जैसे अच्छा लगे पढ़ो, है ना। लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय 1828 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख के ले लो, हमेशा आपके एग्जाम में समाज एवं उनके संस्थापक से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। अगर मैं तत्वबोधिनी की बात करूँ तो देवेंद्र नाथ टैगोर 1839, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की बात करूँ दादा भाई नौरोजी 1843, आर्य समाज की बात करूँ तो दयानंद सरस्वती आपके 1875 में, और इसी के साथ प्रार्थना समाज की बात करूँ तो केशवा चंद्र सेन, और इसी के साथ आत्मारूंग पांडुरंग 1867 में। तो ये सभी के सभी जितने भी समाज, इनके संस्थापक और इनसे संबंधित ईयर याद रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि भारत में जनगणना किस अनुच्छेद के अंतर्गत में आता है, तो अगर मैं बात करूँ साथीगण तो 246 आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं दोस्त पुनः कह रहा हूँ 21 रुपया का जो टॉपिक वाइज मैं ई बुक दे रहा हूँ ना, बहुत ही बेहतरीन लेवल का बनाया हूँ। अगर दोस्त अपने कमियों को दूर करना चाहते हो ना, तो आपके लिए स्वागत है, जिसमें से जनगणना, लोक नृत्य, प्रमुख घराना, वाद्य यंत्र एवं कलाकार, शास्त्रीय नृत्य आ जाएगा, आपके आवर्त सारणी आ जाएगा, विटामिन आ जाएगा। इन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया गया है ना, जो आपके SSC MTS में पूछा गया था। तो आपका स्वागत है अगर अपने को कमियों दूर करना चाहते हैं। अगर मैं कहूँ दोस्त इसमें से आपको क्या दिया यार कि भारत में जनगणना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है, आप सबसे दोस्तों मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इसको करेक्शन कर लेनी है ना, होमवर्क में देना है। लेकिन 246 मेरे को लगता है कि आंसर सही होगा, लेकिन क्या आंसर आ जाएगा आप सबका दायित्व बनता है कमेंट बॉक्स में करनी है, ठीक है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि चिपको आंदोलन किस वर्ष जो कि शुरू हुआ था, साथीगण आप सभी को बताना है कि चिपको आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। देखो आपके एग्जाम में चिपको आंदोलन से सुंदर लाल बहुगुणा से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, और चिपको आंदोलन इसलिए चलाया गया था कि पेड़ की कटाई को बचाने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था, और 1973 में चला था, ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI आधार जो कि रेखा रिपोर्ट के आकलन के लिए किस डेटा को उपयोग किया गया था, साथीगण जब आपके 2024 में आपके MTS में पूछा गया था ना, तो लोग अक्सर 90% लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं दे पाया था। और दोस्त मैं क्वेश्चन इसलिए लाया हूँ आज के इस क्लास में ताकि मैं रियलिटी दिखा सकूँ कि आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको साथीगण पढ़ के जाना पड़ेगा, है ना। तो NFHS4 जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, आप सभी को याद रखनी है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि रानीखेत हिल स्टेशन किस पर्वत पर स्थित है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इजी भी है, मॉडरेट भी है, हाई लेवल है ना। तो सब तरीके से मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, बस आप सबका सहयोग है।
अगर आपको दोस्तों मेरा पढ़ाने का तौर तरीका पसंद आए तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, है ना। तो हिमालय इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है कि समानता का अधिकार जिसे राइट टू इक्वलिटी कहते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। आपके एग्जाम में 14 से लेकर 32 तक बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ना। मैं एक एक छात्र से रिक्वेस्ट करता हूँ फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए, जैसे कि मेरा याद है मैं पूरा आपको 1 मिनट में बोल दूंगा। लेकिन सबसे पहले अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ तो 14 से लेकर 18 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। सबसे पहला आपको याद रखनी 14 आर्टिकल आपकी विधि के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण। 15 में दोस्तों कहा गया है कि किसी भी जाति धर्म आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। 16 में लोक नियोजन में समानता, 17 में अस्पृश्यता का अंत, 18 में उपाधियों का अंत। इसी तरीके 19, 22, 20, 23, 24, 25, 26 सब इंपॉर्टेंट है, आप रखिएगा, है ना। इसमें से आपके एग्जाम में 29 और आपके 32 बहुत बार पूछा जाता है ना। 32 आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें से सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं ना। 29 में जितने भी हमारे सांस्कृतिक वगैरह उनको दोस्तों आगे बढ़ाना है, उनको बचाना है, ये हमारे कहा गया है ना। तो ये सभी के सभी पॉइंट आप सभी को साथीगण याद रखनी है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि भारत किस वर्ष जो कि महिला T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट का मेज़बान था, जिसमें से आप सभी को दोस्तों बताना है क्वेश्चन नंबर 14 का क्या आंसर आ जाएगा, है ना। जिसमें से अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ तो 2016 आ जाएगा, ठीक है। कि भारत किस वर्ष महिला T20 वर्ल्ड कप का मेज़बान था। आपके एग्जाम में स्पोर्ट्स से संबंधित हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस तरीके से क्वेश्चन याद रखिएगा, है ना। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि मिजो संस्कृति और परंपराओं के महिमा का जश्न मनाने के लिए मिजोरम में कितने दिन तक वांग पुइंग जो कि कूट उत्सव आयोजन किया जाता है। अगर दोस्तों थोड़ा बहुत आपको आवाज़ आ रहा होगा ना तो थोड़ा मैनेज कर लेना, है ना। बगल रूम में थोड़ा बच्चा वगैरह चूँचाई कर ही लेता है ना, तो उसके लिए दोस्त मैं माफ़ी मांगता हूँ, है ना। तो आप सभी को दोस्तों बतानी है कि जो वांग पुई कूट उत्सव आयोजन किया जाता है तो कितने दिन के लिए आयोजित किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 दिन के लिए इंपॉर्टेंट किया जाता है ना। आप सभी को याद रखनी है। लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से आप सभी को इम्पोर्टेंट मिजोरम से संबंधित फेस्टिवल जैसे कि चापचारकुट आपके कि जंगल सफाई के बाद मनाया जाने वाला बसंत उत्सव है। आपके एग्जाम में जब हाई लेवल पूछ लिया जाता है ना तो ये पूछ लिया था कि जंगल सफाई के बाद मनाया जाने वाला जो कि वसंत उत्सव कौन सा है, तो चापचारकुट आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ कि चावल की फसल को पूरा होने को धन्यवाद उत्सव कौन मनाया जाता है, तो पावलकुट आ जाएगा। मक्के की फसल से जुड़ा एक फसल उत्सव कौन सा है, तो मीमकुट आ जाएगा। इसी के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा उत्सव मनाया जाता है, तो एंथोरियम उत्सव मनाया जाता है। तो ये सभी के सभी मिजोरम से संबंधित चापचारकुट, पालकुट और मीमकुट और एंथोरियम उत्सव आप सभी को याद रखनी है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। आपके एग्जाम में बार बार जितने भी नियुक्तियाँ होता है उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ तो राष्ट्रपति आ जाएगा, जो आप सभी से निवेदन करता हूँ याद रखिएगा। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि राज्य में मंत्री परिषद आने की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। अगर मैं कहूँ साथीगण इस क्वेश्चन का आंसर तो आपके मुख्यमंत्री आ जाएगा, जो आप सभी को साथीगण याद रखनी है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि भारतवर्ष जो कि किस वर्ष भारत ने हॉकी में कोई भी ओलंपिक स्वर्ण पदक नहीं जीता था। आपके एग्जाम में बार बार ओलंपिक से संबंधित, गोल्ड मेडल से संबंधित, इंडियन हॉकी टीम से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से आपके एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन मैं इनके पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले 1960 आ जाएगा, जिसमें से हॉकी टीम ने एक बार भी नहीं जीता, लेकिन 1948, 56 और 64 में जीता है ना। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि 1948 में कौन से ओलंपिक में हुआ, तो एम्स्टर्डम में। इसी के साथ 1932 में लॉस एंजल्स में, आपके 1936 में बर्लिन में, 1948 में लंदन में, 1952 हेलसिंकी में, 1956 मेलबर्न में, 1964 टोक्यो में, 1980 मॉस्को में। यानी कि कुल 8 बार भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीते हैं, जो आप एक एक छात्र से रिक्वेस्ट करता हूँ याद रखिएगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है ना। अगला क्वेश्चन है कि भारत में भूदान आंदोलन जो कि संस्थापक कौन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विनोबा भावे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि पुष्प का कौन सा भाग बीज के रूप में विकसित होता है,
तो साथीगण बिजांड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। मैं पुनः कह रहा हूँ, अगर अपने कमियों को दूर करना चाहते हो, इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो दोस्त मात्र 21 रुपये लगेगा। इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से जुड़िएगा। मैं पुनः कह रहा हूँ, SSC MTS 2021 से लेकर 24 तक पूछा गया जितने भी क्वेश्चन था उसमें से टॉपिक वाइज करके बनाया हूँ। अगर दोस्तों कहूँ तो TCS जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया ना दोस्त, सारा का सारा वही क्वेश्चन एडुकेटिव पूछ रहा है दोस्त। कहीं भी इतना सा अंतर नहीं है, सब क्वेश्चन पूरा इजी पूछ रहा है। अभी फेज 13 हुआ, जाके पेपर उठ रहा है, इससे अगर एक भी क्वेश्चन बाहर चला जाए तो मेरे को कहना। स्टेनोग्राफर का एग्जाम हो जाए दोस्त, इस पेपर से अगर बाहर चला तब मेरे को कहना। नहीं जाएगा दोस्त, यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी वेंडर आएगा क्वेश्चन वही बनाएगा, है ना। कहीं दुनिया और लंका से क्वेश्चन नहीं लाएगा, यही सब क्वेश्चन रहता है ना। तो दोस्त ये देख सकते हैं इसी तरह से क्वेश्चन बनाया गया। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मैं पुनः कह रहा हूँ, अगर आप सभी को क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।